चैप्टर 4 के हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बायोट-सैवर्ट लॉ। तो बायोट-सैवर्ट लॉ स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक समझते हैं जो इसमें यूज होने वाला है ना। तो लेट सपोज आपके पास कोई भी एक वायर है, इनफाइनाइटली वायर, लेट से एक्स वाई है ना। इस एक्स वाई में आई करंट फ्लो हो रहा है, आई, क्लियर। अब इस वायर को मैं क्या कर सकता हूँ, स्मॉल 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 सेगमेंट में ब्रेक कर सकता हूँ, छोटे छोटे से पार्ट कर सकता हूँ, है ना। इसको मैंने ब्रेक कर लिया, यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इस वायर के, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। ये लेट सपोज आपके पास वायर है, इसके इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट, ठीक है। और वी कैन से सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट ऑफ अ वायर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो मैंने एक सेगमेंट को कंसीडर किया है, एलिमेंट को कंसीडर किया है, तो इसके थ्रू भी क्या हो रही होगी, एक करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है। और इस एलिमेंट को मैंने डिनोट किया है लेट से किससे, डीएल से, है ना। तो देखो डीएल में करंट फ्लो हो रही, तो डीएल में जो करंट फ्लो होगी वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी, है ना। तो इसको हम टोटल मिला के क्या बोलते हैं, डीएल को हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। इसमें आई फ्लो हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डीएल क्या हो गया हमारा, ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ द वायर, इसको बोलेंगे करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। ये पॉइंट समझ में आ गया कि करंट एलिमेंट क्या है। अब करंट एलिमेंट में देखो डायरेक्शन होगी करंट एलिमेंट की, करंट एलिमेंट हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यानी कि डायरेक्शन फिक्स हो गई, मैग्नीट्यूड भी है, डीएल कुछ ना कुछ लेंथ होगी, स्मॉल लेंथ, और इसके पास डायरेक्शन भी फिक्स हो गई। तो इट मीन्स ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट एलिमेंट जो होती है वो आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये याद रखने वाली बातें हैं छोटी छोटी, ठीक है। ये हो गया आपका करंट एलिमेंट, ओके। अब बायो-सैवर्ट लॉ को समझने से पहले इसके पीछे की थ्योरी को समझते हैं। जैसे अभी आपने देखना, मतलब लास्ट क्लास में हमने ऑब्जर्व किया था कि ऑर्स्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही तो उसके सराउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जो हमने ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया था किसमें, विद द हेल्प ऑफ कंपास निडल। जैसे ही करंट फ्लो हो रहा था तो कंपास निडल में क्या शो हो रहा था, डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, है ना। और कंपास निडल में डिफ्लेक्शन कब शो होगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होगा। अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड में प्लेस है तो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होता है। लेकिन जब वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के पास जाता है तब वो क्या, उसमें जो कंपास निडल है उसमें क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है। जो ये इंडिकेट करता है कि इस करंट कैरिंग वायर के थ्रू क्या प्रोड्यूस हो गई, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई किसी भी करंट कैरिंग वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसका हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करें, कितना मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी है ना। तो उसको किसने दिया, दो साइंटिस्ट थे जिनका मतलब फुल नेम तो मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पाता हूँ, लास्ट के नेम पता है, एक का नाम था बायोट और एक का नाम था सैवर्ट। तो इन दोनों को मिला के एक लॉ दे दिया गया, उन्होंने दोनों ने अपना एक लॉ दिया जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ। और इन्होंने क्या बोला इसको हम समझते हैं। बायोट-सैवर्ट लॉ ने क्या बोला, मतलब ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर ले, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर रखा है P, ठीक है, और इस करंट एलिमेंट से इसका जो पोजीशन है वो क्या हुआ, ये आपका ये हो गया R, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। डीएल मैंने बता दिया क्या है आपका, करंट एलिमेंट, और यहाँ पर R क्या है, R आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम करंट एलिमेंट, ठीक है, करंट एलिमेंट। अब यहाँ पर देखो ये डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर मतलब करंट एलिमेंट, और ये क्या हुआ आपका पोजीशन वेक्टर। अब क्या इन दोनों के बिटवीन कोई ना कोई एक एंगल फॉर्म हो रहा है, देखो ये एंगल फॉर्म हो गया, कितना एंगल है ये, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट? एक करंट एलिमेंट हमें पता चल गया। दूसरा, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो पॉइंट P हो गया, और उसकी करंट एलिमेंट से डिस्टेंस जो है वो क्या होगी? आपकी पोजीशन वेक्टर, और कभी कभी इसमें लिखा हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। दूसरा, अब करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बिटवीन एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट। अब यहां से बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मीन्स यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, अच्छा स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर किया है, तो जो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो भी स्मॉल अमाउंट होगी, है ना। तो जो स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट के थ्रू, करंट एलिमेंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो भी कितनी है हमारे पास? स्मॉल, एट पॉइंट P। ठीक है, तो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सेकेंड पॉइंट, डायरेक्टली proportional to the current to the element of the conductor dl। यानी कि मैं बोल सकता हूं ये करंट एलिमेंट कितना है? dl, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा? dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। ठीक है, directly proportional to the position vector, directly proportional to the angle between position vector r and current element, तो it means dv directly proportional to sin theta, directly proportional to sin of the angle between position vector r and current element dl। इनके बिटवीन जो एंगल फॉर्म हो रहा है तो dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। अच्छा, एक यहां पर पोजीशन वेक्टर है, तो इन्होंने लास्ट पॉइंट क्या बोला? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोजीशन वेक्टर, फ्रॉम द करंट एलिमेंट, है ना। तो क्या लिख सकते हैं? dv इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये हो गया बायो-सावर्ट लॉ, और इंपॉर्टेंट है ये, मोस्टली ये 2 मार्क्स में पूछा ही जाता है, 2, ठीक है, डेफिनेशन में। तो आपको याद क्या क्या रखना है? अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, directly proportional to sine of the angle between
एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। बात समझ में आ गई? तो यहां से अगर कंक्लूजन देखें, इन सबको कंबाइन करें, जो भी इंफॉर्मेशन बायो-सैवर्ट लॉ ने दी, यहाँ पे अगर हम एक फाइनल कंक्लूजन निकालें तो क्या आएगा, सबको एक इक्वेशन में फॉर्म करें तो dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो I dl sin थीटा अपॉन r, ठीक है। नाउ रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन, देन dv इज इक्वल टू k I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो k है वो होता है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये k क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, where k is proportionality constant and its value is k is equal to, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ये म्यू नॉट क्या होता है इसकी बात अभी हम करेंगे। k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 to the power -7, 10 to the power -7, ठीक है, क्लियर। तो यानी कि बायो-सैवर्ट लॉ मॉडिफाइड हो गया, क्या निकल के आया, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा एनालॉजी लगाओ, जहां पर कूलॉम्स लॉ हमने स्टडी किया था। तो अगर हमने कूलॉम्स लॉ स्टडी किया तो कूलॉम्स लॉ में हमने देखा था कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया था तो क्या आया था, एक कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। जैसे इस कांस्टेंट की वैल्यू थी, क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे ही यहाँ पर एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आपकी मीडियम पर, कि आपने किस मीडियम में इस वायर को प्लेस कर रखा है, ठीक है, ओके। जैसे यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी, है ना। सिमिलरली यहां पर जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट इसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी। जैसे यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो था वो प्रॉपर्टी था मीडियम का, है ना, जो क्या कर रहा था, इंपैक्ट कर रहा था, इफेक्ट डाल रहा था किस पर, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। सिमिलरली यहां पर जो म्यू नॉट है, इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल या फिर मीडियम, ठीक है, जो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एनालॉजी है, इसी तरीके से हमको समझना है। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आया बायो-सैवर्ट लॉ का वो क्या हो गया, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। फाइनल कंक्लूजन याद रहेगा, ठीक है, नोट डाउन। बायो-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है वो हम यहाँ दोबारा देख लेते हैं। dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में नोट करें, ठीक है, वेक्टर फॉर्म, देन dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये किसको बता रहा है, मैग्नीट्यूड को। डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर को का रिलेशन वेक्टर के साथ क्या होता है, देखो r कैप को मैं क्या ले सकता हूँ, r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ r। 11 को थोड़ा याद करो, ठीक है। नाउ वैल्यू प्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा इंटू r वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ r, ठीक है।
अब देखो ये कौन सा प्रोडक्ट बनना है, साइन थीटा है ना, और साइन थीटा में कौन सा प्रोडक्ट होता है, स्केलर या डॉट, स्केलर या क्रॉस, याद करो 11th। देखो डॉट प्रोडक्ट, एक था डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, और एक आपने स्टडी किया था क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो क्या होता था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो क्या होता था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो साइन थीटा, और डीएल भी क्या है, एक वेक्टर है, आर भी क्या है, एक वेक्टर है। तो इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर, आर वेक्टर अपॉन, एक मिनट, आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया, आर। बताओ ये समझ आ गया वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब देखो जब भी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आएगा तो वो एमसीक्यूज में इस फॉर्म में भी दे सकता है आपको, ठीक है, इस फॉर्म में भी आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तीनों ड्राइव कहाँ से हुए हैं, यहाँ से ड्राइव हुए हैं। तो प्रोसीजर याद रखना, आर कैप की वैल्यू प्लेस कर दी, तब ये फॉर्म हो गया, इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में रख दिया तो क्या हो गया, ये, ठीक है, बस। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ी सी, मैंने कहा था मैं अभी म्यू नॉट के बारे में बताऊंगा, तो म्यू नॉट यहाँ पर क्या है वो देख लेते हैं। देखो here mu naught is the property of the medium which affect the magnetic field, ठीक है, and known as permeability, ठीक है, permeability of the medium, ठीक है। अब याद करो कूलॉम्स में जब हमने स्टडी किया था, तो मैंने बोला था कि वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए के की वैल्यू हम कितना कंसीडर करते थे, 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम, अच्छा, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती थी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो म्यू नॉट की वैल्यू है वो आपकी होती है, देखो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, याद रखना है ये। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई हमारी क्लियर। अब मुझे बताओ जरा के की यूनिट क्या होगी। ये जो हमने के यूज किया था, सबसे पहले हमने फॉर्मूले में देखा था dv इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस के को ही हमने बोला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब मेरे को बताओ के की यूनिट क्या होगी। निकालो, देखो के को एक तरफ ले लें, के को अगर हम एक तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू डीवी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आई डी एल साइन थीटा। थीटा एंगल है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसको हटा देंगे तो डीवी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, टेस्ला होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। करंट की यूनिट एम्पियर, डीएल मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो के की यूनिट क्या होगी, टेस्ला मीटर पर। अब मुझे बताओ अगर के की यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर है तो क्या म्यू नॉट की वैल्यू भी, म्यू नॉट की यूनिट भी टेस्ला मीटर पर एम्पियर होगी, यस और नो। क्योंकि 4 पाई क्या है आपका, अगेन कांस्टेंट है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ
यूनिट ऑफ परमेबिलिटी unit of permeability is टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर, ठीक है, यहां तक क्लियर। देखो सबसे पहले बायो-सावर्ट लॉ ने, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने क्या बताया कि करंट कैरिंग वायर के सराउंड क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद बायो-सावर्ट लॉ ने क्या बताया कि इस करंट कैरिंग वायर के थ्रू किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो अभी आगे हम देखेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए एक अनदर साइंटिस्ट आए, इसको हम नेम से जानते हैं मैक्सवेल, है ना, इस क्या, मैक्सवेल। तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है, स्टडी करना है रूल्स टू ऑब्टेन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट या थ्रू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, ठीक है। एक लॉ आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है इन क्लास 10th, कौन सा लॉ था, कौन सा रूल था, लॉ नहीं रूल, ठीक है। फर्स्ट रूल हमने देखा था 10th में, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब देखो इसकी डेफिनेशन से कोई मतलब है नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, इसको समझना है कि कैसे करके हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को यूज करके डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट सपोज ये आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, अभी इसको समझना है, ये करंट कैरिंग वायर है और इस वायर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, अपर डायरेक्शन में। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एक पॉइंट आपके इस साइड हो गया, ठीक है, एक पॉइंट इस साइड है, तो पहले मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ। इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर आप अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करें कुछ इस तरीके से कि जो थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट्स करें, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, तब जो इन सर्किल ऑफ फिंगर्स है, इन सर्किल ऑफ फिंगर्स वो किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, इसके थ्रू मुझे इस पॉइंट पर, ये पॉइंट था ना, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया, थंब को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और सर्कल को फिंगर्स को क्या किया, इन सर्कल। तो फिंगर्स किस तरफ आ रही हैं, आपकी तरफ आ रही हैं, आउटवर्ड आ रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड्स, ठीक है। अब इसको घुमाकर लेकर आए, देखो थंब अभी भी किसकी डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में। मुझे अगर इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है तो थंब फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना है, तो डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड। आया समझ। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, मैं इसको डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि आती नहीं है एग्जाम में, हमें सिर्फ समझना है। थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट्स करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो हमें हमेशा थंब को किस डायरेक्शन में पॉइंट्स करना है, करंट की डायरेक्शन में। नेक्स्ट, इन सर्किल ऑफ फिंगर, इन सर्किल ऑफ फिंगर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है,
फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास वायर होगी जिसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, अपर डायरेक्शन में, और दो पॉइंट्स हैं आपके पास, लेट से एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट आपका Q है। ठीक है, ये डिस्टेंस R1 और ये डिस्टेंस हो गई आपकी R2। अब आपको P एंड Q पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज करके। थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट्स होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमने क्या किया, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या थंब पॉइंट्स कर दिया। हमें Q पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये रहा आपका पाम फिंगर्स, और इस फिंगर्स को हमने क्या किया, कर्ल किया। और जब हम कर्ल करेंगे तो फिंगर्स किस डायरेक्शन में जा रही है, किस तरफ जा रही है, इनटू द बोर्ड जा रही है ना, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है। तो इस Q पॉइंट पर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या है, इनवर्ड। बात समझ में आ गई। ठीक है, वहीं अगर आप P पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो P पॉइंट पे जब आप फाइंड आउट करेंगे तो देखो थंब को किस डायरेक्शन में पॉइंट्स किया, अपर डायरेक्शन में। फिंगर्स को किया कर्ल, किस तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आ रही है तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, आउटवर्ड्स। क्लियर। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो हो गई आपकी आउटवर्ड्स। इतना क्लियर, समझ आ गया, क्लियर। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं इस लॉ को, इस रूल को यूज नहीं करता हूं। मैं जब जैसे ही क्लास 12 में पहुंचते हैं तो मैं एक न्यू रूल पे चला जाता हूं जो है आपका राइट हैंड पाम। मैं बच्चों को सजेस्ट भी यही करता हूं कि जब भी आप रूल्स यूज करेंगे डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए तो हमेशा आप कौन सा रूल यूज करेंगे, पाम। ठीक है, क्योंकि ये कन्वीनियंट है, हर जगह एप्लीकेबल है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो मैक्सवेल राइट हैंड रूल है, ठीक है, वो मोस्टली जो यूज किया जाता है वो स्ट्रेट वायर के थ्रू यूज किया जाता है। अब कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन जो होता है वो सर्कुलर भी हो सकता है। जो हमारे पास वायर होगा वो कैसा हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो वहां पर क्या हो जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, हालांकि उनके लिए भी रूल बने हुए हैं। ठीक है, बट क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि बच्चों को सिर्फ एक ही रूल याद रखना पड़े, वो बार बार अलग अलग कॉइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल को यूज ना करें। तो सिंपल आप एक रूल यूज कर सकते हैं। कौन सा रूल है वो, पाम रूल। अब पाम रूल के अकॉर्डिंग देखो ये हो गया हमारा पाम। कौन सा पाम, राइट हैंड। तो राइट हैंड को मैं कुछ इस तरीके से रख दूं, उल्टा सीधा जैसा ही बनना है। इनसाइड है ना, चलो ये ठीक है, ये हो गया हमारा थंब और ये पूरा क्या है, ठीक है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना पड़ेगी तो इस पाम पे आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक नॉर्मल। वो किसकी बताएगा, डायरेक्शन बताएगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं अब इसी क्वेश्चन को इस पाम रूल से समझाता हूं, उसके बाद नोट कराता हूं। देखो करंट किस डायरेक्शन में है, अपर। तो थंब किस डायरेक्शन में रहेगा, थंब उसी डायरेक्शन में रहेगा, किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन में हमने किया थंब को प्लेस कर दिया, ये करंट की डायरेक्शन है। किस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, पहले वो ऑब्जर्व करो, किस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, क्यू पर। क्यू पे फाइंड आउट करना है तो इस पाम को क्यू पॉइंट पे ले जाके रख दो, रख दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा तो मैं इस पाम से इस तरफ नॉर्मल ड्रॉ करूंगा या अंदर की तरफ। पाम पर देखो ये पाम है, ये पाम है, ठीक है, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इस डायरेक्शन में तो होगा, यही तो नॉर्मल है।
तो एक क्यू पॉइंट पे जब मैं इस पाम को अपने लेकर जा रहा हूँ तो इस पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो नॉर्मल किस तरफ जा रहा है, इनटू द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर। बात समझ में आ गई? तो डायरेक्शन क्या होगी आपकी, इनवर्ड। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, दोबारा से समझाऊं? ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखो P पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो P पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए पाम रूल यूज किया। पाम रूल के अकॉर्डिंग थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और पाम ये है, इस पाम को मैं उठा के आया P पॉइंट पर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये याद रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये रहा नॉर्मल, किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, मतलब आउटवर्ड, तो इस पे डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड्स। आगे समझ? तो यहाँ पे बस कीवर्ड लिख लो कि थंब को हम पॉइंट्स किस डायरेक्शन में करेंगे, थंब पॉइंट्स करेंगे करंट की डायरेक्शन में, है ना, कीवर्ड लिखना है बस, कीवर्ड करंट की डायरेक्शन में। पाम किस डायरेक्शन में होगा, पाम होगा आपका पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में, पोजीशन वेक्टर। और नॉर्मल जो आप ड्रॉ करोगे, नॉर्मल टू द पाम, टू द पाम, वो किसको बताएगा, गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो किसको बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गया पूरा, नोट डाउन।